तो फाइनली गाइस हमारे प्रोफेसर टैगुलिन का कमबैक हो चुका है, जिसका नया चैप्टर भी आ चुका है, जिसके स्टार्टिंग में हमें उसी बड़ी सी बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जिसको स्टार्टिंग में हमारी प्रोफेसर ने तोड़ा था। उस मैजिक बैरियर को तोड़ने के लिए लाल बालों वाली लड़की कहती है, एफरिन उधर देखो। जहाँ पर वे देखते हैं कि हमारा टैगुलिन ने सभी लोगों को बचा लिया होता है और वहाँ पर सभी लड़कों और लड़कियों और पैरेट सभी को सही सलामत देख कर एवरेन भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वह भाग कर उन्हीं की तरफ आने लगती है और सीधा आकर पैरेट के गले मिल जाती है। पैरेट भी कहता है, मैं तो काफी ज्यादा डर गया था, मुझे तो डर में अचानक से डर लगने लगा था, वह पूरी तरीके से ग्रे हो गया था, वो तो हमें प्रोफेसर डेक्लिन ने आकर बचा लिया। एफरीन भी कहती है, अब चिंता करने की कोई बात नहीं है, अब सब कुछ ठीक हो चुका है और तुम भी चिंता मत करो, तुम अब एकदम सेफ हो। और वैसे तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी ना? वह लड़का भी रोते हुए कहता है, नहीं सब कुछ ठीक है, वो तो प्रोफेसर डेक्लिन आ गए थे वहां पर, जिस वजह से मैं बच गया था। सब्र कर्मकांड के पीछे एक इमेज फ्रॉम द एसिस था। एफरीन भी चौंक जाती है डेक्लिन का नाम सुनकर और डेक्लिन की तरफ देखते हुए कहती है, क्या डेक्लिन ने सारी चीजों को संभाल लिया वहां पर? क्या यह कोई ऐसा पर्सन नहीं है कि जो कि दिक्कतों को खड़ा करे, बल्कि उसने तो यहाँ पर आकर सारी समस्याओं को हल कर दिया। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है डेक्लिन का मेन क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका होता है, जिसका नाम द बिगिनिंग होता है। तभी हमें उस इंसिडेंट वाली जगह से थोड़ी दूर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की से कोई बंदा तो कह रहा होता है, क्या तुम फिर से फेल हो गई? तुम कितनी पथेटिक हो एलरोज। अगर हम इसके बारे में सोचें तो हम एक ऐसे बंदे से हार गए जिसके बारे में तो किसी को पता भी नहीं था, एक ऐसा संरक्षित बंदा। और यही कारण है कि हमारी जो विश्वास है वो सारे ही लोगों में डगमगा रहा है। वह लड़की भी कहती है, यह सच में काफी ज्यादा रेडिकुलस है किसी ऐसे शेल्टर्ड वनडे के बारे में। और वैसे भी डेक्यूलिन के बारे में मुझे कुछ तो गड़बड़ लगती है। अगर तुम्हारा उसके साथ मुकाबला हो तो तुम्हें उसे कम नहीं समझना चाहिए। वैसे हमने कुछ हद तक तो अपने गोल को अचीव कर ही लिया है। तभी वह मास्क वाला बंदा के उस बोतल को लेते हुए कहता है, ओहो यह काम पूरी तरीके से नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जितना हुआ है वह ठीक है। इस तरीके से हम अपने गोल के एक और कदम नजदीक आ गए हैं और इसी तरीके से हम अपने गोल को भी जल्दी ही अचीव कर लेंगे और बाद में जाकर इसका ब्लेम हम डीमंस पर डाल सकते हैं। मेजेस की स्पिरिट और माना की विल डॉल्स को प्रोड्यूस करने के लिए काफी अच्छे मटेरियल होने वाले हैं और इन सभी का काम मैं तुम पर छोड़ता हूँ। हमारी फेथ का ये पाथ सच में काफी बड़े बड़े कांटों से भरा हुआ है, यहाँ तक कि बॉडी को बचाने का ये टास्क भी सच में इंटरप्ट कर दिया गया, लेकिन उस पर्सन को वापस बुलाने के लिए मैं कभी गिव अप नहीं करूंगा और यही है ट्रू एनलाइटमेंट का पाथ। उसकी ऐसी अजीब सी बातों को सुनकर एल रोज भी मन में सोच रही होती है, देखो तो सही कितना बेकार का बास्टर्ड है ये बेकार के लोग इतना भी नहीं जान सकते कि इनका गॉड मारा जा चुका है, लेकिन फिर भी ये लोग सपना देखते हैं उसे दोबारा से रिजरेक्ट करने का। मैं तो अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए इनके कहे अनुसार चल रही हूँ, लेकिन जब भी मैं इनको देखती हूँ ये सच में काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग होते हैं। नहीं, मुझे इसके बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। मैं ठीक रहूंगी अगर डॉल्स को मैं और भी आसानी से बना सकूं तो, और इसी तरीके से हम एक दूसरे को यूज़ भी कर सकते हैं। फिर हमें नेक्स्ट डे हमारे डेक्युलिन की क्लास का सीन दिखाया जाता है। डेक्युलिन कहता है, मुझे ये पक्के तौर पर पता है कि तुम सभी लोगों को भी ये पता होगा कि आखिरकार डॉर्म नंबर 3 में हमें क्या मिला था और इन्हें ज़्यादा इग्नोर करने की भी ज़रूरत नहीं है, जबकि मैं यह जानता हूँ कि हर किसी को यही बात करनी है और इसी के बारे में बात करे जा रही हैं तुम लोग। जहाँ पर डेक्युलिन मन में सोचता है, उस डॉर्म में एक स्पेल पाया गया था, उसकी शेप एकदम कम्प्लीटली डिफरेंट थी जिन स्पेल्स को मैंने मेज टावर में से पढ़ा था। उसकी जो फॉर्म थी वो थोड़ी अजीब सी थी, कुछ ऐसी जैसा कि एफरिन आगे चलकर कुछ दिनों में बनाने वाली है। जब मैंने उस स्पेल को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया और उसमें मैजिक इन्फ्यूज किया तो उसमें मिला मुझे एक मैसेज, और उस मैसेज में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ था, एसेज की जजमेंट के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि वह टाइम जल्दी आने वाला है जब तुम्हारी कमजोरियों और बुराइयों का टेस्ट लिया जाएगा। डेक्लिन भी सोचता है, उन फ्रेजेस को पढ़ने के बाद कुछ ऐसा लगा जैसे कि उन्होंने वॉर का डिक्लेरेशन किया हो और जजमेंट ऑफ एसेस। तो इस तरीके के इस गेम के असली दुश्मन इस एम्पायर पर हमला करने वाले हैं। फिर डेक्लिन सभी स्टूडेंट्स से कहता है, फिर भी जो भी अब तक कुछ भी हुआ है तो उस सभी को तुम प्रोफेसर्स और उनके हायर अप्स पर छोड़ सकते हो, तो ऐसी बेकार की अर्थहीन बातों पर अपना अटेंशन देना बंद करो और अपनी स्टडीज पर फोकस करो। और हाँ, यहाँ पर एक और ऐसी चीज है जिसको मुझे अनाउंस करना है तुम सभी को।
यहाँ पर इंपीरियल ऑर्डर के अकॉर्डिंग एक प्रैक्टिकल एग्जाम असाइनमेंट तुमको दिया जाने वाला है। सभी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें खुसर-बुसर होने लगती है। वे भी कहते हैं क्या असाइनमेंट दिया जाने वाला है? डेक्लिन कहता है हाँ, और वो असाइनमेंट होने वाला है डार्कनेस ऑफ माउंटेन से रिलेटेड। उसके कुछ टाइम बाद का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर एफ्रिन उस डार्कनेस ऑफ माउंटेन पर आ चुकी होती है और वह भी कहती है आखिरकार किसने ही सोचा था माउंटेन ऑफ डार्कनेस को, जिसको पहले बंद कर दिया गया था डीमंस की वजह से, उसे फिर से खोल दिया जाएगा। वैसे भी हमारे नए एम्परर यही चाहते हैं कि जितने भी मेजेस हैं वे सभी अपने पावर्स को निखारें डीमंस से फाइट करने के लिए, क्योंकि ये एक ऑफिशियल रिकमेंडेशन इश्यू की गई है। तो भाई साहब क्लास का कोई भी लड़का इसे तो इग्नोर नहीं कर सकेगा, बल्कि उन्हें भी यहाँ पर आकर अपने आप को ट्रेन करना होगा। माउंटेन ऑफ डार्कनेस में 3 प्रैक्टिकल दिए जाएंगे जिन्हें हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बाद उन्हें सबमिट करना होगा। पहला तो है कि कुछ मैजिकल इंग्रेडिएंट्स को ढूंढ कर लाना होगा, और दूसरा किसी भी मैजिकल फिनोमेनन को विटनेस करना होगा, और तीसरा है किसी भी डेमोनिक बीस्ट से फाइट करना। ये तो अच्छा हुआ कि मुझे अभी तक कोई भी डेंजरस फिनोमेनन नहीं दिखाए। तभी उसके बगल की झाड़ियों में से अचानक से आवाज आने लगती है, जिसे देखकर तो वह भी चौंक जाती है। वह भी काफी ज्यादा डर जाती है। वह कहती है क्या ये कोई डेमोनिक बीस्ट है, और कहती है और चिल्लाते हुए कहती है हे तुम जो भी हो बाहर निकलो, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत पीटूंगी। ऐसा कहने के बाद भी वह काफी ज्यादा डरी जा रही होती है। तभी अचानक से उन झाड़ियों के बीच से निकलती है सिल्विया, जिसे देखकर तो एवलिन भी चौंक जाती है। सिल्विया कहती है क्या स्टूपिड, तुम मुझे पीटने के बारे में कह रही थी? जिसकी बात को सुनकर तो वह भी चुप हो जाती है। एवलिन कहती है क्या तुम तो अपने असाइनमेंट को पूरा करने के लिए इतनी जल्दी काम पर भी लग गई? वैसे भी तो मिड टर्म में तुम्हें काफी अच्छा स्कोर मिला था, फिर भी तुम तो अपने गार्ड को डाउन भी नहीं कर रही और ज्यादा अच्छे स्कोर के लिए मेहनत में लगी पड़ी हो। सिल्विया कहती है क्या तुम चिंतित हो रही हो कि मैं तुम्हें फिर से ना हरा दूं? एवरिन भी गुस्सा हो जाती है। वह कहती है क्या यह लड़की हमेशा से ही इतनी ज्यादा बदतमीज हुई थी? जहां एवरिन कहती है हमें 3 असाइनमेंट्स को कंप्लीट करना है, जहां पर सिल्विया कहती है मैंने तो एक मैजिकल फिनोमेनन को देख भी लिया है, मुझे सिर्फ नोट को व्यवस्थित करना है और उन्हें सबमिट कर देना है। एवरिन कहती है क्या इतनी जल्दी कर भी लिया? जहां पर सिल्विया कहती है हाँ, क्योंकि यहाँ का टाइम थोड़ा अजीब सा चलता है, क्योंकि मुझे 20 घंटे हो चुके हैं माउंटेन ऑफ डार्कनेस में घूमते हुए। जिस बात को सुनकर तो एवरिन भी चौंक जाती है और एवलिन कहती है हे तुम आखिरकार कह क्या रही हो? हमारी जो क्लास थी उसे खत्म हुए भी 20 घंटे पूरे नहीं हुए, तो तुम्हें यहाँ पर घूमते हुए 20 घंटे कैसे हो सकते हैं? लेकिन जब वह ध्यान से सिल्विया के कपड़ों की तरफ देखती है तो वह सोचती है नहीं, ये सही कह रही है शायद से, क्योंकि इसके कपड़े सच में काफी ज्यादा गंदे हैं, और किसी के कपड़े इतने ज्यादा गंदे सिर्फ 2-3 घंटों में नहीं हुए होंगे। तो क्या यह सच कह रही है? तभी उन लड़कियों के पीछे से कोई कहता है ऐसा शायद मेरी वजह से हो सकता है। वे दोनों लड़कियां भी उसी तरफ देखने लगती हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें डेकुलिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक सोल्जर कहता है हेड प्रोफेसर डेकुलिन। डेकुलिन भी उनकी ऐसी हालत को देखकर कहता है आखिर क्या गलत है? जहां पर सोल्जर कहता है हमारे पास एक इमरजेंसी की रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। डेकुलिन भी कहता है हाँ बताओ क्या दिक्कत हुई। सोल्जर बताता है यह एक इमरजेंसी रिपोर्ट है जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से आई है। द माउंटेन ऑफ डार्कनेस में लोहाकान आ चुके हैं। जिस बात को सुनकर तो डेकुलिन भी काफी ज्यादा चौंक जाता है और सोचता है लोहाकान वह पावर हाउस, और सोचता है माउंटेन ऑफ डार्कनेस में तो काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अपने प्रैक्टिकल की वजह से वहां पर गए हैं। यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा अगर वे लोहाकान से मिल जाएं। तो वहां पर हमारे डेकुलिन की तरफ एक और क्वेस्ट आ चुका होता है जो कि मिड बॉस इवेंट होता है द बैरन ऑफ एसेस, जिसमें हमारे डेकुलिन को मिड लेवल के बॉस को हराना है। डेकुलिन भी कहता है तो क्या इससे मेरे मिड लेवल बॉस वाला इवेंट भी ट्रिगर हो गया? तो फिर भी वह भी मान जाता है और कहता है तो चलो जल्दी से माउंटेन ऑफ डार्कनेस की तरफ, जहां पर हम देखते हैं वह हमारी लड़कियों के सामने होता है वही लोहा कान, जो कि काफी अच्छा बनते हुए कहता है लड़कियों यहाँ का जो समय है वह अलग चल रहा है, वो भी मेरी वैरियर की वजह से। यह कोई मैजिकल फिनोमेनन नहीं है जो कि माउंटेन ऑफ डार्कनेस से हुआ हो। मुझे माफ करना, मुझे लगता है कि तुम मेरे वैरियर में गलती से घुस आई हो। तभी एवरेंड कहती है हमने यह नहीं पूछा, हमें यह बताओ आखिर तुम कौन हो। जिस बात को सुनकर वह थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। वह कहता है मेरा नाम है मुरकान। फिर हमें डेक्लिन और सोल्जर का सीन दिखाया जाता है। सोल्जर कहता है हमें इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से यह पता चला है कि वह लोहा कान अपने आप को मुरकान नाम से सभी को बताता फिर रहा है, और उस टाइम के बाद से हमारे नाइट्स और जो भी इंटेलिजेंस ब्यूरो के मेंबर्स हैं उनको उसकी लोकेशन का पता नहीं चला और उसकी लोकेशन मिस डायरेक्शन में हो गई, और यही सारी चीजें हैं जो हमको अभी तक पता चली हैं। तभी डेक्लिन कुछ चीज को नोटिस करता है, जिसे नोटिस करने के बाद वह काफी स्पीड में वहां से जाने लगता है। सिल्विया उसके माना को देखने के बाद कहती है इस ओल्ड मैन का माना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा।
इसका माना मुझे थोड़ा बहुत आर्कमिज जैसा क्यों लग रहा है? और वह लोहा कान कहता है, मुझे यहाँ से थोड़ा बहुत प्योर मानव एहसास हुआ था तो मैं यहाँ पर खिंचा चला आया। तो क्या मैं तुम दोनों से एक फेवर मांग सकता हूँ, जिसके बदले में मैं तुमको काफ़ी अच्छे रिवॉर्ड्स भी दूंगा। और भाई हम उसके पीछे देखते हैं जहाँ पर उसने काफ़ी सारे बंदों को टपका दिया होता है। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं एंड होता है।